हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बच्चलन भाग 9। मेरा सपना टूटा। नजरें उठाकर देखा तो आभास हुआ कि पोस्टमैन काका ने आवाज़ दी है। मेरा हृदय बिल्लियों उछलने लगा। मेरी प्रभा का प्रेम पत्र आया होगा। खुशी इतनी हुई कि मेरे पास ज़मीन पर नहीं रुके, आसमान में उड़ान भरने लगे, पर ठिकाना वहाँ भी नहीं मिला तो मैं धड़ाम से नीचे गिर गया। प्रभा के पास मेरा पता तो है ही नहीं। प्रेम पत्र कहाँ से भेजेगी, किसका पत्र होगा, ये जानने के लिए मैं पोस्टमैन काके के पास पहुँच गया। पोस्टमैन काका ने थैले से निकालकर एक लिफाफा मेरे हाथ में थमा दिया। लिफाफा भारत संचार लिमिटेड का था। खोलकर देखा तो लाइनमैन के लिए बीएसएनएल में मेरी नियुक्ति पत्र निकला, जिसके लिए मैंने दिल्ली में पल्ले करने के लिए जाने से पहले आवेदन किया था। दूसरे दिन मैं नियुक्ति पत्र लेकर बीएसएनएल कार्यालय पहुंच गया। अलीगढ़ में मेरी नियुक्ति हो गई और अलीगढ़ में ही मैंने प्रभा की यादों को दिल में संजोए बीएसएनएल में अपनी सेवा शुरू कर दी। कुछ दिन गुजरने के बाद मेरा स्थानांतरण अलीगढ़ से हाथरस हो गया, जहां बस स्टैंड के पास ही गली में मुझे एक कमरा किराए पर मिल गया। उसी कमरे में रहकर मैं अपनी ड्यूटी करता और प्रभा को भी याद करता रहता, जो शायद मुझे कभी मिलने वाली नहीं थी। मगर मेरा हृदय इस बात को स्वीकार करने के लिए सहमत नहीं था। वह प्रभा को पाने का असफल प्रयास करता ही रहता। पुरानी यादों के खंडरों में प्रभा को ढूंढता रहता। सुबह शाम प्रभा की यादें हृदय को कुरेदती रहती। दिन तो ऑफिस में साइड पर काम करते करते कट जाता। कमरे पर आते ही प्रभा की याद किसी नस्तर की तरह दिल में चुभने लगती। रात को बिस्तर पर पड़े पड़े प्रभा की याद तब तक आती रहती जब तक निद्रा मुझे अपने आगोश में न समेट लेती। दूसरे दिन सुबह से ही मेरी वही दिनचर्या शुरू हो जाती। दिन तो काम में कट जाता, मगर रात मेरे लिए दर्द की दास्तां समेट कर ले आती। मेरी जिंदगी अमावस्या की काली रात बनकर रह गई। जीवन की अंधेरी रात बाएं बाएं करने लगी। चौधरी सोहनलाल की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद सेठ अमीचंद ने सोहनलाल से कहकर पंडित जी को भी वहीं बुलवा लिया। लड़का लड़की के गुणसूत्र मिलने के बाद विवाह का शुभ मुहूर्त भी पूछ लिया। पंडित जी ने अपना पात्रा खोला और गहन अध्ययन के बाद 4 दिन बाद ही 5वें दिन विवाह का शुभ मुहूर्त भी निकाल दिया। सेठ अमीचंद की बाँछें खिल उठी। 5वें दिन ही वह विवाह के लिए सहमत थे, मगर सोहनलाल ने समय भाव से असमर्थता जताई तो अमीचंद बोले, चौधरी साहब आपको कुछ नहीं करना है, आप बारात लेकर मेरठ आ जाइए, बाकी सब व्यवस्था हम देख लेंगे। सेठ जी सिर्फ 4 दिन का समय है, 5वें दिन तो विवाह का शुभ मुहूर्त है ही। इतना कम समय में बारात की व्यवस्था भी कैसे हो पाएगी, गाड़ियों की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। विवाह के लिए कुछ कपड़े गहने जेवरात आदि भी खरीदने होंगे। समय मात्र 4 दिन। सेठ अमीचंद ने अपना सूटकेस खोला और 5 लाख रुपए निकालकर सोहनलाल को देते हुए बोले, आपको जितनी गाड़ियों की व्यवस्था करनी है कर ले, सभी गाड़ियों का हिसाब किताब भी मैं मेरठ में कर दूंगा। अतिरिक्त सोना चांदी कपड़े गहने या आदि की खरीदारी न करें, वैसा मैं ही दे दूंगा। आज ही रवि को भी छुट्टी देकर आगरे भेज दूंगा। 5वें दिन आप बारात लेकर मेरठ आ जाइए। चौधरी सोहनलाल के मन में तो लड्डू फूट ही रहे थे। थरथराते हुए हाथों से 5 लाख रुपए पकड़कर सेठ अमीचंद को स्वीकृति दे दी। सेठ अमीचंद हंसी खुशी मेरठ के लिए वापस चल दिए। मेरठ पहुंचकर उन्होंने छुट्टी देकर रवि को भी आगरा भेज दिया और घर में 5वें दिन विवाह की घोषणा भी कर दी। सेठ अमीचंद के वचन सुनकर प्रभा के पैरों तले जमीन खिसक गई, जैसे तड़पाती हुई दामनी उसके ऊपर गिर गई हो। सैकड़ों बिच्छुओं ने एक साथ शरीर में डंक मार दिए हो। शरीर में कांटे, खून नहीं रहा। चक्कर आने लगे तो बिस्तर पर लेट गई। आंखों ने आंसुओं की बरसात शुरू कर दी। तकिए में मुंह छिपाकर सिसकियां भरने लगी। विवेक की याद उसे रह रहकर तड़पा रही थी। कितना सहारा दिया था विवेक ने, अशरफी के कोटे से निकाल लाया। चाहता तो मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा सकता था, दिल्ली में ही मुझसे विवाह कर सकता था। मेरठ आकर मैंने गलती की, दिल्ली में ही दोनों प्यार से रह लेते। प्रभा तकिए में मुँह छिपाए विवेक के प्यार में व्याकुल हो रही थी। तभी उसकी माँ गीता देवी ने सर पर हाथ रखकर पूछा, क्या बात है बेटी, क्या तू रवि से खुश नहीं है? रवि बहुत अच्छा लड़का है, तुझे किसी तरह का दुख नहीं देगा। प्रभा माँ के गले से लिपटकर फपक कर रोते हुए बोली, माँ रवि के अच्छे बुरे का प्रश्न नहीं है, रवि से मुझे कोई गिलानी नहीं है, तो फिर क्यों रो रही है? मैं विवेक से प्यार करती हूँ और विवेक को चाह रही थी। क्या मेरा विवाह विवेक से नहीं हो सकता?
प्रभा की बात सुनकर गीता देवी का शरीर सुन पड़ गया। 5 दिन विवाह है और यह लड़की क्या कह रही है। इसके पिताजी सुनेंगे तो क्या सोचेंगे। हो सकता है गुस्सा भी हो जाए, कहेंगे बदचलन न समझने लगे। पहले भी एक के साथ भाग गई थी, सब नाक कटवा दी, जैसे तैसे समाज में झूठ बोल बोल कर इज्जत बनाने की कोशिश की। अब यह नई समस्या पैदा कर रही है। वो सोचते हुए संभल कर बेटी को संभालते हुए बोली, बेटी तेरे पिताजी तो तेरा ही भला सोच रहे हैं। रवि अच्छा लड़का है और तू भी हर समय हमारी आंखों के सामने ही रहेगी। तेरे पिताजी के पास रवि प्लांट को ही संभाल लेगा। माँ विवेक भी पढ़ा लिखा है, BA पास है, और रही प्लांट की बात तो वह भी पिताजी के साथ प्लांट का काम सीख ही लेगा। अभी तो बच्ची है, समाज की ऊँच नीच नहीं समझती। तेरे पिताजी जब रिश्ता तय कर आए हैं, सबको मालूम भी पड़ गया, क्या जवाब देंगे समाज को और लड़के वालों को। मैंने भी विवेक को वचन दिया है, समाज से कह देना लड़की भाग गई। प्रभा के शब्द सुनकर गीता देवी का पारा चढ़ गया। गीता देवी का हाथ घुमा और सनसनाता हुआ चांटा प्रभा के गाल पर जा लगा। बदचलन कहीं की। प्रभा की आंखों के सामने दिन में ही तारे घूमने लगे, सर चकराने लगा तो बेड पर लेट कर सिसकियाँ भरने लगी। तभी सेठ अमीचंद भी आ गए। अरे भाई क्या चल रहा है। माँ बेटी के बीच में विवाह सर पर आ गया है, यूं ही आपस में झगड़ते रहोगे या कुछ तैयारी भी करनी है। संभालो अपनी बेटी को। गीता देवी कुछ तुनक कर बोली, क्यों क्या हुआ, हमें भी तो पता चले हमारी लाडली बेटी क्यों गुस्सा है। गीता देवी ने बिना किसी भूमिका के सीधे सीधे ही कह दिया, रवि से नहीं विवेक से विवाह करेगी तुम्हारी लाडली। अमीचंद के कानों में सांकनाद गूंजने लगा, जैसे किसी ने गर्म शीशा कान में उड़ेल दिया हो। समय की नज़ाकत को पहचान कर सीधा बेटी के पास पहुंच गए। प्यार से सर पर हाथ घुमाकर बोले, बेटी रवि अच्छा लड़का है, इंजीनियर है, उसने BTech की पढ़ाई की है, स्वभाव का बहुत अच्छा है। और विवेक एक पल्लेदार है। सेठ अमीचंद की बेटी का विवाह एक पल्लेदार से पूरे शहर में थू थू हो जाएगी, नाक कट जाएगी हमारी। तू तो समझदार है, एक पल्लेदार तुझे क्या सुख दे पाएगा। रवि हमारे साथ ही रहेगा, इसलिए तेरे रहन सहन में कोई परिवर्तन भी नहीं आएगा। अमीचंद प्रभा को समझा कर चले गए, मगर प्रभा की समझ में कुछ भी नहीं आया। विवेक उसके रोम रोम में बसा था। प्रभा तकिए में मुंह छिपाए रोती भी रही। उसे रह रहकर विवेक की याद आ रही थी। असरबी की कोठे पर उसने मुझे सरदार बनाते समय मेरे स्तनों को हाथ से दबा दबा कर पट्टी से खींचकर पीछे बांधा था। अपने क्वार्टर भी उसने मेरे होठों को चूमा था। प्रभा के शरीर में सिहरन सी होने लगी। उसे वह दृश्य बार बार याद आ रहे थे, मगर मजबूर थी। आत्मा तो उसकी विवेक के पास थी और शरीर को माता पिता रवि को देने की कोशिश कर रहे थे। विवेक की याद उसके हृदय में किसी नस्तर की तरह चुभ रही थी, मगर वह खामोश इसलिए थी कि कहीं माँ बाप उसे बदचलन न समझ ले। प्रभा विवेक के रूम में तड़पती रही, जैसे कोई मछली जल के लिए तड़प रही हो। और सेठ अमीचंद प्रभा के विवाह की तैयारी करते रहे। प्रभा के विवाह की तैयारी जोर शोर से चल रही थी। सेठ अमीचंद जगह जगह काम की खुद ही देखभाल कर रहे थे। वैसे तो हर काम नौकरों के सुपुर्द था, फिर भी कोई कमी न रह जाए इसलिए सेठ जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। आखिर उनकी इकलौती बेटी का विवाह जो ठहरा। शहर के सभी गणमान्य लोगों को निमंत्रण पत्र भेजे जा चुके थे। कई बड़े बड़े पंडाल बारात को ठहरने के लिए बनाए गए थे। शहर के कई नामी ग्रामी हलवाइयाँ मिठाई बनाने में व्यस्त थे। सभी नाते रिश्तेदार समाज व मित्रों के साथ साथ शहर के आला अधिकारी भी विवाह के प्रत्यक्षदर्शी बनने को आतुर थे। कल विवाह की रस्में पूरी होनी थी। उधर प्रभा का रो रो कर बुरा हाल था। वह अपने विवाह से किसी भी तरह संतुष्ट नहीं थी। माँ बाप की जिद के आगे बेबस थी। अंदर ही अंदर विवेक की यादें उसे खोखला कर रही थी। वह रवि से किसी भी कीमत पर खुश नहीं थी। हल्दी की रस्में में भी वह एक निर्जीव की तरह बैठ गई और समाज की स्त्रियां हल्दी की रस्म पूरी करती रही, मगर प्रभा के होठों पर मुस्कान तक नहीं आई। विवेक उसके हृदय में दीपक बनकर जल रहा था। उसकी आत्मा विवेक के पास थी, तो शरीर को कैसे रवि को समर्पित कर दे। अब कोई रास्ता भी नहीं बचा था कि विवेक उसे मिल जाए। उसे अब हर कीमत पर ही रवि का होना था। भगवान ने यही एक मार्ग उसके लिए छोड़ा था। शायद भगवान को उसके आगे की ज़िंदगी स्वीकार नहीं थी। मौत ही उसके लिए एकमात्र रास्ता बचा था। उसने जहर की एक पुड़िया मंगाकर भी रख ली थी। विवेक के उच्चास में अब उसे जहर खाने का निश्चय कर लिया।
रवि के साथ उसे जीवन नहीं काटना था। बिरबा ने खूब सोच विचार कर जहर की पुड़िया को संभाल कर रख लिया। इस जन्म में तो विवेक मिलेगा नहीं, अगले जन्म में इंतज़ार करूंगी। विवाह की सभी रस्में पूरी होने के बाद विदाई के समय जहर खा लूँगी। रवि को प्रभा नहीं, प्रभा का मृतिक शरीर ही मिलेगा। मेरी आत्मा जब तक विवेक के पास है तब तक यह नर शरीर रवि के पास कैसे जाएगा। शाम तक प्रभा के दरवाजे बारात भी पहुंच गई। शहनाइयों की मधुर धुन भी उसके सांकनात लग रही थी। सखियों ने दुल्हन के रूप में तैयार कर दिया। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। दोस्तों, ये था बच्चलन भाग 9। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।